पीढ़ी हमारे किसान अलग अलग स्पीसीज की अलग अलग वैरायटी इनको सहेज कर रखते गए और उसको विकास करते रहे। किसान की विरासत, धरती के वनस्पति संसाधन, एक अधिकार जिसका दुनिया भर के देश करते हैं सम्मान। आज भारत उन अधिकारों को दे रहा है नए मुकाम, ताकि और बढ़े किसानों की वंशागत किस्मों की पहचान का अभियान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान खास कार्यक्रम कृषि दर्शन में मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। किसान भाइयों बहनों, हमारे इस कार्यक्रम में कुछ अहम जानकारियां जो कृषि जगत से संबंधित होती हैं हम आपके लिए लेकर आते हैं। हमेशा की तरह हमारे तीनों सेगमेंट्स भी आपके लिए लेकर आए हैं। बता दें, विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया के माध्यम से बहुत सी जानकारियां आप तक पहुंचाई जाएंगी। तो फिर आइए आज के अंक की शुरुआत करते हैं। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सेगमेंट विज्ञान और किसान पर। आपको बताएं कि दिल्ली स्थित पूसा की सुब्रमण्यम ऑडिटोरियम में किसानों के लाभ के लिए एग्रीटेक स्टार्टअप की क्षमता को उजागर करने पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। अब क्या कुछ खास रहा इस राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान, दिखाते हैं आपको सेगमेंट विज्ञान और किसान के जरिए। पूसा के सुब्रमण्यम ऑडिटोरियम में किसानों के लाभ के लिए एग्रीटेक स्टार्टअप की क्षमता को उजागर करने पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के सचिव मनोज आहूजा, कृषि मंत्रालय के संयुक्त सचिव आशीष कुमार श्रीवास्तव, कृषि मंत्रालय के संयुक्त सचिव सैमुअल प्रवीण कुमार, कृषि मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी एवं देश भर के कृषि स्टार्टअप से जुड़े लोग उपस्थित थे। इस अवसर पर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के सचिव मनोज आहूजा ने कहा, ये सम्मेलन आयोजित करा गया था एग्री स्टार्टअप कंपनियों के लिए। जैसे आप जानते हैं, एक सरकार की योजना है जो हमारे देश में स्टार्टअप है, विशेष करके जो कृषि क्षेत्र में काम कर रहे हैं और प्रौद्योगिकी का व्यवहार कर रहे हैं, तो उनको सहायता करना और उनके अगर नए कोई पहल हो तो उसको एक प्रोडक्ट में वो कैसे बना सके उसके लिए सहायता करना और बाद में उसको फाइनेंसिंग के साथ जोड़ना। तो ये निर्णय करा गया है कि हर 4 महीने में इस प्रकार की बैठक हुई होगी, विचार आदान प्रदान करेंगे और जो दिक्कतें स्टार्टअप इकाइयों को या कंपनियों को आ रही हैं उसको हम कितनी शीघ्र दूर कर सकें, क्योंकि हमारा विश्वास है कि जितनी जल्दी नवाचार होगा, पहल होगा, तो कृषि क्षेत्र में भी उससे उतनी जल्दी बदलाव आएगा और एग्री स्टार्टअप कंपनियों की काफ़ी इसमें भूमिका है। कृषि जगत की अगर हम बात करते हैं तो ड्रोन इसमें किसी भी क्रांति से कम नहीं है और इसकी उपयोगिता को बढ़ाने के लिए किसानों के समक्ष जागरूकता लाई जा रही है, साथ ही साथ उन्हें सहयोग भी प्रदान किया जा रहा है। तो किस तरह से ड्रोन से आ रहा है कृषि क्षेत्र में बदलाव, देखते हैं हमारे सेगमेंट विज्ञान और किसान के जरिए। नई नई तकनीकों ने हमारे काम को ही नहीं बल्कि हमारी जिंदगी को भी आसान बना दिया है। बात अगर खेती की करें तो वैज्ञानिक आविष्कारों के इस्तेमाल से खेती का काम बेहद सरल और फायदेमंद भी साबित हो रहा है। विज्ञान के बहुत सारे अनोखे आविष्कारों में ड्रोन भी शामिल है। ड्रोन का इस्तेमाल कई कामों में किया जा रहा है, यहाँ तक कि खेती में भी ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। खेती के कामों में ड्रोन के इस्तेमाल से काफी फायदा हुआ है। ड्रोन के इस्तेमाल से खेती के कामों को बड़ी ही आसानी और कम समय में किया जाता है। इसकी सहायता से किसान अपने खेतों में उर्वरकों का छिड़काव आसानी से कर सकते हैं। साथ ही साथ ड्रोन की सहायता से मल्टी स्पेक्ट्रम इमेजिंग कैमरा और हाइपर स्पेक्ट्रम कैमरा लगाकर फसलों में लगने वाले कीट और रोगों की निगरानी की जा सकती है, जिससे कि फसलों की सुरक्षा कर पाना संभव हो जाता है। खेत में कीटनाशक फैलाना हो या फिर नैनो यूरिया के जैसे उर्वरक छिड़कने हो या बीज को बोना है और उसके साथ पॉलिनेशन भी करना है, इस सारे कामों के लिए किसान ड्रोन का काम हो सकता है। लेकिन आप समझेंगे कि ये सारी सामग्री कितनी डालनी है, कहाँ डालनी है, ये समझने के लिए हमारे पास कोई तकनीक नहीं थी। बट
पर अब हमारे पास जो ड्रोन है उस पर आप मल्टी स्पेक्ट्रल इमेजिंग कैमरा, हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग कैमरा लगा सकते हो, जो कीट और रोगों का हमला हमारे आँखों को देखने से पहले ही समझ जाओगे कि कितना नुकसान हो रहा है और कहाँ नुकसान हो रहा है। इसके हिसाब से हम लोग वहाँ पे जितनी दवाई छिड़कनी है वहीं पे, जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे हम दवाई डाल सकते हैं। तो आप समझेंगे किसान ड्रोन जो केंद्र सरकार ने इसको बढ़ चढ़ के बढ़ावा दिया है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे भारतवर्ष में एक साथ 100 किसान ड्रोन को उड़ने का आदेश दिया था। उसी के साथ ये तकनीकी क्रांति का आगाज़ हुआ है और ये भारतीय किसानों के लिए अच्छा साबित होगा। जो किसान ड्रोन है उसके लिए एक मल्टी कॉप्टर ड्रोन होता है, जिसमें 4 से 6 घूमने वाले पंखे लगे होते हैं और इसमें रिमोट वाला जो पायलट है तो वो ज़मीन पर से ही उसको कंट्रोल करता है और उसके साथ ही एक स्प्रेयर लगा होता है। अब तक किसान भाई या तो पीठ पर रखे हुए नैपसैक स्प्रेयर का इस्तेमाल कीटनाशक फैलाने के लिए, छिड़कने के लिए करते थे, या तो फिर ट्रैक्टर वाला स्प्रेयर यूज़ करते थे। लेकिन इसमें जब भी आपको स्प्रेइंग करनी है उसके लिए आपको कम से कम 1 एकड़ में 4 घंटे चाहिए और उसके लिए एक आदमी को वो 15-16 किलो का वज़न उठा के चलना पड़ता है और वो दवाई जो है उसके प्रादुर्भाव में आता है, उसको उसका नुकसान भी उठाना पड़ता है। और इसके साथ जहाँ पे कीचड़ है वहाँ पे और सघन जो फसल है वहाँ पे आप चाहे पैदल जा नहीं सकते या तो फिर ट्रैक्टर भी नहीं चला सकते। उस फसल में जैसे कि सोयाबीन है, अपना शुगर केन है, या फिर जो भी राइस है, उसके लिए हम लोग ड्रोन का इस्तेमाल कर सकते हैं और जो ऑपरेटर है वो उसका संपर्क किसी दवा से नहीं आता है, वो स्प्रेयर से बहुत दूर होता है और उसको दवा का कोई प्रादुर्भाव भी नहीं होता है। और इसके साथ आप समझेंगे कि जब किसान ड्रोन का यूज़ करेंगे आप, तो केवल 6 मिनट में 1 एकड़ का दवा का छिड़काव करना पूरा संभव है और उसके लिए आपको 200 लीटर पानी की ज़रूरत नहीं, लेकिन केवल 10 लीटर पानी में आपका काम हो जाएगा। और जो छिड़काव हो रहा है उसकी बूंदें इतनी छोटी होती है कि वो सारे पत्तों पर ठीक से फैल जाती है और कीटों का नाश कर देती है और इसमें आपका कम से कम नुकसान होता है। केंद्र सरकार कृषि में आधुनिकीकरण और तकनीकों के इस्तेमाल को हमेशा से बढ़ावा देती रही है ताकि भारतीय कृषि को और भी मजबूती प्रदान हो सके। खेती में ड्रोन के इस्तेमाल को बढ़ावा देना भी उनमें से एक है। ड्रोन का काम सिर्फ छिड़काव तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी हिस्सा है। ड्रोन में लगे सेंसर फसल की निगरानी कर सकेंगे। वो बता देंगे कि खेत के किस हिस्से में कीड़े लगे हैं और किस हिस्से में बीमारी। आने वाले समय में हाई कैपेसिटी ड्रोन की मदद से किसान अपने खेतों से ताजी सब्जियां, फल और फूल वगैरह बाजार में भेज सकेंगे। बात करें सिंचाई की, तो यदि बड़े क्षेत्र में सिंचाई हो रही है तो ड्रोन की मदद से निगरानी में मदद मिल सकती है। इसमें मल्टी स्पेक्ट्रल सेंसर उन क्षेत्रों की पहचान कर सकते हैं जो बहुत शुष्क हैं। इससे किसान को पूरे क्षेत्र में बेहतर सिंचाई में सहायता मिल सकती है। हमारी सरकार इन मानव रहित मशीनों की बदौलत खेती को बेहतर से और बेहतर बनाने की कोशिश कर रही है। कृषि क्षेत्र में ड्रोन के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की सरकार की नीतियाँ इन्हीं कोशिशों का हिस्सा है। यानी जमीन पर उगी फसलों पर ये छोटे हेलीकॉप्टर आसमान से नजर रखेंगे, उनकी देखभाल करेंगे, कभी उन पर कीटनाशक छिड़केंगे तो कभी पोषण देंगे। किसान भाइयों को ये जरूर देखना चाहिए कि उसका जो ड्रोन है वो सर्टिफाइड हो और उसके साथ ही उसका पायलट जो है वो भी ऑथराइज हो
जो पायलट है उसके लिए अगर किसान भाई खुद अपना लाइसेंस लेना चाहते हैं तो जैसे महात्मा फुले कृषि विश्वविद्यालय है उसी तरह भारत में 55 ऐसे रिमोट पायलट प्रशिक्षण संस्थाएं बनी हुई हैं जो DGCA से अधिकृत है। वहाँ पे जाके आपका पायलट ट्रेनिंग हो सकता है और इसके लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई डिग्री होनी चाहिए, केवल आप 10वीं पास होंगे और 18 से 65 साल की आयु वाला कोई भी स्वस्थ व्यक्ति ये ट्रेनिंग कर सकता है और आप केवल 7 दिनों में आपका लाइसेंस पा सकते हैं। इसके लिए खर्चा आता है करीबन 40 से 60 हज़ार रुपया और उसके लिए आपको एक काम करना बहुत ज़रूरी है, आपके पास आपका पारपत्र या उसको पासपोर्ट कह सकते हैं वो होना ज़रूरी है। तो ये होने के बाद आप तो 7 दिनों के बाद आपका पायलट लाइसेंस बन जाएगा और आप पूरे भारत में कहीं पर भी ये ड्रोन चला सकते हैं। तो ये था सेगमेंट विज्ञान और किसान। इसी के साथ कार्यक्रम में रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से 1 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं, छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाए। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರಕವಾದಂತ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ। राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए दिखाते हैं आपको हमारा अगला सेगमेंट कृषि स्टार्टअप।
किसान भाइयों बहनों, कृषि जगत की अगर हम बात करते हैं तो बहुत सी ऐसी मिसालें हैं जो अन्य किसानों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनकर उभरती हैं और आज भी कुछ ऐसी ही दास्तानें हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। तो फिर आइए बिना समय को गंवाते हुए शुरुआत करते हैं हमारे सेगमेंट कृषि स्टार्टअप की। नए भारत की नई पहचान, नए दौर का नया किसान। नए भारत की नई पहचान, नए दौर का नया किसान। अपनी मेहनत से ये किसान लिख रहे हैं नई इबारत, रच रहे हैं कीर्तिमान। खुशहाल और समृद्ध हुआ देश का हर किसान। सरकार की नीतियों की वजह से आज किसानों की आय दुगनी हुई है और ऐसे कई किसान हैं जो कृषि संबंधी नई तकनीक अपनाकर समृद्ध हुए हैं और देश के लिए बने हैं एक मिसाल। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के संकल्प और कृषि संबंधित सरकार की नीतियों के कारण आज किसानों की आय में बढ़ोतरी हुई है और वे समृद्ध व आत्मनिर्भर बने हैं। एक ऐसे ही किसान हैं जालना महाराष्ट्र से निरुक्ति रंगनाथ धुले, जिनकी वार्षिक आय कपास, मूंगफली, सब्जी के बीजों और गौ पालन से महज 1,90,000 रुपए ही थी। बीज उत्पादन हमने चालू किया तो बीज उत्पादन से हमको कम जगह पे 10 गुंठा में कम जगह पे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिलने लगा है। उसमें भी हमने हमारे केवीके ने उसकी भी हमको ट्रेनिंग दी। उसके साथ साथ जो डबल फार्मिंग के पहले का जो पोजीशन था वो पोजीशन और आज के पोजीशन में बहुत फर्क है। उससे हमारा उत्पादन 1-2 गुना नहीं तो 2 से या 2.5 गुना से 3 गुना तक उत्पादन हमारा बढ़ा है। DFI के हस्तक्षेप से उन्होंने बकरी पालन, सोयाबीन की उन्नत किस्मों और कपास में IPM का प्रयोग शुरू किया। रंगनाथ धुले की आमदनी बढ़ी है और उनका जीवन भी समृद्ध हुआ है। बनासकांठा गुजरात के किसान कंवरजी रामसी जी वघानिया आलू का उत्पादन कर 1,56,920 रुपए की सालाना कमाई करते थे। पहले हम आलू की फसल उगाते थे तो उसमें मुझे ज़्यादा मुनाफा नहीं मिल रहा था, लेकिन जो चौलाई और मिर्ची दोनों इंटरक्रॉप लगाया, खरबूजा और मिर्ची का इंटरक्रॉप लगाया, उसमें मुझे ज़्यादा मुनाफा मिल रहा है। अब DFI के हस्तक्षेप से उन्हें 6,82,010 रुपए की वार्षिक आय प्राप्त हो रही है। कंवरजी रामसी जी वघानिया का जीवन ही नहीं बदला। तो ये था सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर
29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए अब आपको दिखाते हैं हमारा सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। आज हम आपको बताएंगे ई-नाम एप्लीकेशन के बारे में। एक ऐसी एप्लीकेशन है जो आपको घर बैठे बैठे ही जितनी भी लिस्टेड मंडियां हैं, बता दें लगभग 1361 मंडियां इसमें लिस्टेड हैं, उनकी जानकारी आप हासिल कर सकते हैं। बस एक छोटी सी प्रक्रिया को आपको अपनाना होता है इसमें पंजीकरण के लिए। तो कैसे कर सकते हैं आप इसमें रजिस्ट्रेशन, बताते हैं आपको सेगमेंट फार्मिंग इंडिया के जरिए। कि किसानों के साथ धोखाधड़ी की संभावना कम हो जाती है। दूसरा फायदा ये है कि अन्नदाता की पहुंच ज्यादा मंडियों और व्यापारियों तक सीधे हो गई है। तीसरे, मंडियों में आवक और भाव की तुरंत जानकारी मिल जाती है। और चौथा, भुगतान बहुत जल्दी हो जाता है और पैसा सीधे किसान के खाते में जाता है। तो अगर आप भी सुविधा का फायदा उठाना चाहते हैं तो ई-नाम पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन की कोई फीस नहीं है। तो ये था सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। इसी के साथ कार्यक्रम में आज बस इतना ही।
उम्मीद करते हैं जितनी भी जानकारियां आज के कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचाई गई हैं सभी आपके लिए फायदेमंद साबित हुई होंगी। साथ ही आपको बता दें, अगर आप हमारा ये कार्यक्रम दोबारा देखना चाहते हैं तो आप टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर। इसी के साथ अगर जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ तो ईमेल कीजिए हमें। ईमेल ID है krishidarshan@gmail.com या फिर आप पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। अगले अंक में हम फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।